नमस्ते, मैं हूं अजितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हों तो शर्मिंदा ना होना पड़े। देश में राजनीतिक माहौल है क्योंकि लोकसभा चुनाव है और इस लोकसभा चुनाव में सियासी तीर लगातार एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगातार सियासत जोरों पर है। एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई धरातल से उठकर अब आसमान तक पहुंच गई है और ऐसी पहुंची कि फिलहाल लगता नहीं कि नीचे आएगी, क्योंकि लड़ाई दो पक्षों की है और लड़ाई सत्ता की है। आज अरविंद केजरीवाल सड़कों पर निकले ये कहकर कि एक एक करके गिरफ्तार क्यों कर रहे हो, एक साथ कर लीजिए। लेकिन ये गिरफ्तारी देने वो पुलिस कमिश्नर के ऑफिस नहीं गए, ना तिहाड़ गए, वो कहां गए? बीजेपी के ऑफिस। जब उन्होंने ऐसा किया तो लगातार सियासत जो है वो अपने चरम पर पहुंच गई और राजनीतिक बयान आना शुरू हो गए। और चूंकि जब 5वें चरण की वोटिंग होनी है, उससे एक दिन पहले ये जो सियासी मौसम बदला है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार इस चर्चा में क्या खास है और कौन कौन सी वो बातें हैं जो जरूरी हैं आपके जानने के लिए, और तमाम राजनीतिक दलों के जो लोग हैं वो इस पर कहते क्या है। चर्चा की शुरुआत करेंगे अरविंद केजरीवाल के उन बयान से जो आज उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर निकलकर ऐसा कुछ कह दिया कि दरअसल सियासत का जो पारा है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया। सुनिए एक बार। मुझे लगता है कि वो इस तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे। उन्हें लगता है कि वो इस तरह से आम आदमी पार्टी का विनाश कर देंगे। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि ये आम आदमी पार्टी चंद लोगों की पार्टी नहीं है। ये आम आदमी पार्टी 140 करोड़ लोगों के सपनों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है। जिस किस्म के काम हम लोगों ने दिल्ली और पंजाब में किए हैं, 75 साल के अंदर इस देश के लोगों ने ऐसे काम कभी नहीं देखे थे। ये विचारधारा, इस किस्म के काम कि सरकार ऐसे भी चल सकती है, सरकार इतनी ईमानदारी से भी चल सकती है, ये बात, ये विचारधारा देश के अंदर बड़ी तेजी से फैल रही है। और जो सपने सरकारों को लेके एक आम आदमी इस देश के अंदर देखा करता था, वो सपने अब लोगों को सच होते हुए नजर आ रहे हैं। ये हो सकता है। दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर हमने सरकारी स्कूल ठीक करने चालू कर दिए। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल शानदार कर दिए। गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी। ये मोदी जी नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने तय किया कि इनको रोको, इनको गिरफ्तार कर लो, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लो, केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, इनके स्कूल बंद कर दो। हमने दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर ढेरों मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सरकारी अस्पताल ठीक कर दिए, लोगों के लिए फ्री इलाज का इंतजाम कर दिया। मोदी जी नहीं कर पा रहे। इन्होंने कहा केजरीवाल को गिरफ्तार करो, इनके अस्पताल बंद करो, इनके मोहल्ला क्लिनिक बंद करो। हमने दिल्ली में, पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी, वो इनसे नहीं हो पा रही। जहां जहां इनकी सरकारें घाटे में चल रही हैं, इनके पास पैसा ही नहीं है। हमने पैसा बचा बचा के, ईमानदारी से पैसा बचा बचा के बिजली फ्री कर दी। अब हम महिलाओं को 1000-1000 रुपए देने जा रहे हैं। हर महीने उनके खातों में 1000-1000 रुपए डलवाएंगे। ये बात पूरे देश में फैलती जा रही है तेजी से। मैं जहां जाता हूं, पूरे देश भर में घूम रहा हूं इस टाइम में, मैं जहां जाता हूं लोग कहते हैं केजरीवाल जी आपने दिल्ली पंजाब में स्कूल बड़े अच्छे कर दिए, केजरीवाल जी आपने बिजली ठीक कर दी, केजरीवाल जी आपने बिजली मुफ्त कर दी। अपने आप चारों तरफ आम आदमी पार्टी की चर्चा फैल रही है। आम आदमी पार्टी अब एक विचार है। इसके नेताओं को तो गिरफ्तार कर लोगे, इस विचार को कैसे गिरफ्तार करोगे?
विचार को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने और कुचलने का इरादा बनाया है, क्रश करने का इरादा बनाया है। उसके लिए इन लोगों ने एक ऑपरेशन चालू किया है अपने अंदर, जिसका नाम है ऑपरेशन झाड़ू। ये मुझे कैसे पता चला? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी से मिलने जाते हैं, उनमें से कई ऐसे भी लोग हैं जो हमें भी जानते हैं, उनसे मिलके आते हैं और हमें भी जानते हैं। सो उनसे मिलके आने के बाद वो हमें बताते हैं, उन्होंने बताया, और लगभग सब लोगों का एक ही वर्जन था कि प्रधानमंत्री जी ने छूटते ही आम आदमी पार्टी की बात शुरू की और उन्होंने कहा कि ये आम आदमी पार्टी वाले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं जो मुझे उन कई लोगों ने बताए जो उनसे मिलके आते हैं, कि मोदी जी का कहना है कि ये आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इनके कामों की चर्चा पूरे देश में होने लगी है और आने वाले भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पे और कई राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती हो सकती है। इसके पहले कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए चुनौती बने, बड़ी बने, उसको यहीं पे कुचल देना जरूरी है। उसके लिए उन्होंने ऑपरेशन झाड़ू चालू किया है। इस ऑपरेशन झाड़ू के तहत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार किया जा रहा है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट्स को सीज किया जाएगा। ईडी का वकील ऑलरेडी कोर्ट में ये बयान दे चुका है कि चुनाव के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज किए जाएंगे। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा। उन्होंने कहा अभी सीज करने थे, लेकिन अभी हम इनके सीज करेंगे तो इनको सिंपैथी मिलेगी, तो चुनाव के बाद वो आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज करेंगे और आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करा के आम आदमी पार्टी को सड़क पे लाया जाएगा। तो नए किरदार आते जा रहे हैं, लेकिन नाटक पुराना चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, एक शायरी है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से जब ये पूरा सियासी घटनाक्रम घटा तो उस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आई, लोगों ने अलग अलग तरह से अपनी राय रखी। एक बार वो सुन लेते हैं और उसके बाद फिर शुरू करते हैं आज की चर्चा। जितना भी ड्रामा करना है अरविंद केजरीवाल कर लें। अपराध में, भ्रष्टाचार में उनके लोग जेल में बंद हो रहे हैं। अपराध और भ्रष्टाचार करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे, ये देश में अब सिद्धांत चलता है। आप बड़े नेता हो गए, आप अब आम आदमी नहीं रहे, आप खास आदमी हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, आपके लोग मंत्री हो गए, आपके पीए ज्यादती करेंगे, महिलाओं का अपमान करेंगे, ये कहीं से स्वीकार नहीं होगा। इसलिए वो ध्यान बांटना चाहते हैं, इस पर भी वो सियासत करना चाहते हैं। उनकी कोई सियासत चलने वाली नहीं है। दिल्ली में वो एक्सपोज हो चुके हैं कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार और अपराध में लिप्त है। जेल में बंद इस्तीफा दिए नहीं, महिलाओं को उनके स्टाफ पीटते हैं, जो एमपी हैं, तो कार्रवाई नहीं होगी क्या? ये कौन सा मॉडल है अरविंद केजरीवाल का? तो कोई दादागिरी है क्या? कानून अपना काम करेगा, लेकिन डेली उनकी कलाई खुल रही है ना, खुल रही है। आम आदमी पार्टी के जो नेता भ्रष्टाचार में जेल जा रहे हैं, उनको जेल भेजने का निर्णय माननीय न्यायालय का है। एक बात अरविंद केजरीवाल को स्पष्ट रूप से पता है, इसलिए वो बार बार न्यायालय की शरण में जाते हैं। और जहां तक उनके भ्रष्टाचार की कहानी है, शराब का घोटाला हो, जल बोर्ड का घोटाला हो, पैनिक बटन घोटाला हो, स्कूल में कमरों का घोटाला हो, नकली दवाइयों का घोटाला हो, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला हो, राशन वितरण प्रणाली का घोटाला हो, ये ऐसी लंबी फहरिस्त है अरविंद केजरीवाल की चोरी की, मक्कारी की, लूट की, जो दिल्ली की जनता समझ रही है। तो उससे ध्यान भटकाने के लिए, और उसके बाद जिस तरह के व्यवहार उन्होंने मातृशक्ति के साथ किया, स्वाति मालीवाल के साथ किया, अपने घर में बुला के एक महिला सांसद की पिटाई करवाई है, तो अरविंद केजरीवाल के पास जवाब देने के लिए कोई है नहीं। मैं अरविंद केजरीवाल से सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ आपके माध्यम से, आप स्वाति मालीवाल पे चुप क्यों हैं? आप कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आज भी आप बोल रहे हैं। एक शब्द उस बहन के बारे में बोलिए जिसके साथ आप 20 साल से लगातार काम कर रहे थे। देखिए, मुझे लगता है कुल मिलाकर के उनके दिल दिमाग में बहुत बड़ा असर है इस सारी घटना का।
क्योंकि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए इस पार्टी का जन्म हुआ था, आज भ्रष्टाचार में ही वो पार्टी जो है वो समाप्त हो रही है, लीन हो रही है एक तरह से। और सबसे बड़ी बात तो मेरा ये मानना है कि उनको कानून और कानून के साथ साथ में जो हमारे न्याय प्रक्रिया है उस पर उनको विश्वास करना चाहिए। उनको 1 तारीख तक अभी जमानत मिली है, 2 तारीख को अपने आप ही अंदर जाएंगे और इसलिए उनको गिरफ्तार करने का कोई औचित्य बनता नहीं है। लेकिन इस प्रकार की धमकियां देने का मतलब है कि उनको बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन है, वो विचलित हैं और ऐसे में इस प्रकार की वो बातें कह रहे हैं। और मैं यही कहूंगा कि गिरफ्तार करने की बात अगर वो कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा इंतजार करें। 2 तारीख को आपकी गिरफ्तारी पहले ही आपको अंदर जाना पड़ेगा। तो ये 5वें चरण की कहानी है और आंकड़ों की जुबानी। हालांकि 5वें चरण की वोटिंग जो है वो सोमवार को होनी है, लेकिन उससे एक दिन पहले ये जो सियासत है ये अपने आप में गर्मा गई है। और चूंकि बात अब दिल्ली तक पहुंच रही तो जाहिर सी बात है, अभी तक जो वोटिंग है उससे दिल्ली दूर थी और अब जब धीरे धीरे दिल्ली की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है सियासत तेज होगी। और ये हम आपको बता रहे हैं कि दरअसल जो 5वां फेज है इसमें चुनाव कहां कहां होने, कौन कौन से राज्यों में होने, क्योंकि ये जानकारी भी जरूरी है। क्योंकि दरअसल पब्लिक है सब जानती है और वो ये जानती है कि दरअसल हर राजनीतिक पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या देश भर की तमाम राजनीतिक पार्टी, दरअसल जो भी घटनाक्रम घटता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। और जनता जानती है कि दरअसल अब चुनाव है, जहां चुनाव वहां राजनीति। तो ऐसे में सबसे जरूरी जो हो जाता है वो ये हो जाता है कि पूरे चुनाव के बीच में अगर बात जेल और वोट की हो, अगर बात मटन और मछली की हो, तो जनता ये पूछती है कि दरअसल हमारी बात कहां होगी और कब होगी, हमारे मुद्दों पर बात कौन करेगा, चाहे वो किसी का न्याय पत्र हो और या फिर किसी का विजन डॉक्यूमेंट, फिर वो चाहे लोगों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हो और फिर चाहे 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हो। इन तमाम चीजों के बीच में सवाल अपने आप में बहुत बड़े हैं और जिनकी तरफ ध्यान शायद किसी का नहीं जाता है। तो साथ ही साथ आपको हम बताते जा रहे हैं, चूंकि इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि दरअसल 5वें चरण का रण है और उस रण से पहले ये सियासत जो है वो गरमा गई है। अग्नि परीक्षा राहुल गांधी की भी होनी है, स्मृति ईरानी की भी होनी है और ऐसे कई वीआईपी उम्मीदवार जो मैदान में हैं। तो अपने आप में बेहद खास दिन, खास चर्चा। और अब आपकी स्क्रीन पर ये जो लोग नजर आ रहे हैं ये अपनी अपनी पार्टी की आवाज रखेंगे। हमारे साथ रत्नेश मिश्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। आपका बहुत बहुत स्वागत है रत्नेश जी। हमारे साथ रतन तिवारी हैं और हर बार जब मैं इंट्रोड्यूस करता तो कहता हूं कांग्रेस की युवा आवाज है, खुलकर अपनी बात रखते हैं बेधड़क होकर। हमारे साथ रमन सिंह आजाद हैं, नाम की तरह है, अपनी बात आजादी के साथ रखते हैं और खुलकर रखते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ शकील अहमद जी हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और चूंकि जितने लोग इस वक्त स्क्रीन पर हैं, हम सब में सबसे ज्यादा उम्रदराज भी, अनुभवी और वरिष्ठ भी। आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा शुरू करेंगे और चर्चा दरअसल शुरू जब करेंगे तो भले ही 5वें चरण की बात हो या आज की बात हो, रमन सिंह आजाद जी के पास आना चाहता हूं। यह दरअसल एक कहावत कही जाती है और शायरी भी है कई सारी, जिसमें यह कहा जाता है कि दरअसल पुरानी चीजों को जो है वो नई पैकिंग में कर दो तो वो चीज नई हो जाती है और लोगों के सामने रख दो। आम आदमी पार्टी जाहिर सी बात है धरने से शुरू हुई, जनता की आवाज उठाकर सत्ता में आई, भ्रष्टाचार के खिलाफ वार करने का वादा किया,
और खुद पर भी आरोप लग गए। और जब आरोप लग गए तो उन आरोपों के बीच में दरअसल सवाल जो है आजाद जी, वो स्वाति मालीवाल का भी आ जाता है, वो शाजिया इल्मी का भी आ जाता है, वो प्रशांत भूषण का भी आ जाता है, वो उन तमाम लोगों को आ जाता है जो धीरे धीरे शुरुआत तो साथ में चले और बाद में अलग होते गए। क्यों? जी नमस्कार आपको और सभी पैनल के साथियों को। आम आदमी पार्टी का जन्म एक आंदोलन से हुआ था जी। ये आंदोलन, ये शायद देश का ऐसा पहला आंदोलन था जिसका कोई नेतृत्व नहीं था, जिसमें कोई एक सर्वमान्य नेता नहीं था। पूरे देश में यह आंदोलन चला और इसमें लोग स्वतः से, बिना किसी नेतृत्व के, स्वतः से लोग पूरे देश में अपने आप इस आंदोलन को चला रहे थे। हम आप सब गवाह हैं उस अन्ना आंदोलन के। तो ये किसी व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, उस आंदोलन से निकली पार्टी है आम आदमी पार्टी। उसके बाद क्योंकि ये आंदोलन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर था, तो जो आम आदमी पार्टी की लाइन रही वो वही रही कि जनता की मूल समस्याएं और भ्रष्टाचार। आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली सरकार से लेकर, जो 49 दिन की पहली सरकार बनी थी, उसके बाद से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, इन मुद्दों पर काम करना शुरू किया। और 49 दिन की सरकार चलाने के बाद जब इस्तीफा दिया तो एक बार फिर से ये आया कि आम आदमी पार्टी अब खत्म हो गई। 2014 के चुनाव के बाद जब 2015 में विधानसभा चुनाव तो कहा गया था ना आजाद जी, और कहा भी जाता है कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये मैं किसके लिए कह रहा हूं आप समझ रहे होंगे। और स्क्रीन पर आपके ठीक बगल में बैठे हैं मेरे भाई रतन तिवारी जी। नहीं, मुद्दों पर मतभेद होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कभी व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। और आम आदमी पार्टी उसका हमेशा ध्यान रखती है। और उसके बाद जब 2015 में चुनाव हुए, मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूं कि आम आदमी पार्टी से इतनी खींच क्यों है भाजपा को। 2015 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो पूरे देश में आज तक किसी पार्टी को इतना बड़ा विशाल बहुमत नहीं मिला। 70 में से 67 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी, और ये उस समय जब नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी अपनी पीक पर थी, उनको उस जगह हराया जहां स्वयं नरेंद्र मोदी बैठते हैं, जहां अमित शाह रहते हैं, जहां पूरी दिल्ली कैबिनेट रहती है, दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बैठते हैं। तो ये खींच जो आम आदमी पार्टी से शुरू हुई है, ये वहीं से शुरू हुई है। दोबारा पूर्व विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत दिल्ली की जनता ने दिया, और इसलिए नहीं दिया कि आम आदमी पार्टी कोई जाति की राजनीति करती है, किसी धर्म की राजनीति के आधार पे मिल। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था कि इतने सारे लोग दूर कैसे होते चले गए। और अभी अभी ताजा उदाहरण स्वाति मालीवाल का भी है, उस पर केजरीवाल ने आज कुछ नहीं बोला सर, तमाम बातें बोलते रहे, बहुत लंबा भाषण दिया, लेकिन उस पर एक शब्द नहीं कहा कि उनकी इतनी पुरानी साथी, उनके साथ ऐसी ऐसी घटना घटी है और मैं ये करूंगा, मैं उनके साथ हूं। स्वाति मालीवाल जी वाले ने, आम आदमी पार्टी ने पहले दिन से इस बात को रखा कि जो भी प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया का पूर्णतः पालन करेगी। अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी जांच में पूरा सहयोग करेगी। आप कह रहे हैं ना सर, देखिए आजाद जी, बाकी लोगों के पास में आ रहा हूं, देखिए आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपकी बात काट रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये सर, ये आप कह रहे हैं एक तरफ अरविंद केजरीवाल, मतलब आम आदमी पार्टी के अंदर कोई सर्वे सर्वा नहीं है, हर एक कार्यकर्ता जो है अपने आप में एक बड़ा नेता और आम आदमी पार्टी का चेहरा है, ठीक। लेकिन सर जब स्वाति मालीवाल की बात आती है तो अरविंद केजरीवाल को दो शब्द कहने चाहिए ना, और सर्वे सर्वा वो क्यों नहीं है? वो वही तो सर्वे सर्वा है ना सर। जब वो जेल चले जाते हैं तो उनकी जगह कौन आता है? उनकी पत्नी आती है ना। देखिए, वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के और उनकी पत्नी कौन है आम आदमी पार्टी में सर? नहीं, उनके पास कोई जिम्मेदारी न तो सरकार में, न तो संगठन में। रोड शो में तो वही आ रही है ना फिर, जब वो जेल में थे। देखिए, अरविंद जी के लिए प्रचार उन्होंने 2012 में, ये पहला चुनाव 2013 में जब हुआ था, तब से अरविंद जी के बच्चों ने और नीता केजरीवाल जी ने तब भी प्रचार किया था, वो कैंपेनिंग करती थी। उसके बाद जितने भी चुनाव हुए, अरविंद जी वाराणसी से लड़े, तब भी वो कैंपेनिंग करी। आ रहा हूं आपके पास, मेरे एक और रत्नेश भाई भी बैठे हैं। रत्नेश भाई, कहा जाता है कि दरअसल हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, और जिसको भी देखना हो कई बार देखना, ये कहा जाता है। सवाल सर ये है कि दरअसल
कर्नाटक का भी हाल का केस जो है वो अगर नाम सबके सामने आया होता एकदम तेजी के साथ तो ठंडा ही पड़ा था, प्रत्याशी भी बन गए थे, सब कुछ हो गया था। लखीमपुर खीरी में घटना घटती है और जोर जोर से चिल्लाया जाता है, आवाज उठाई जाती, तब जाकर कोई चीज होती है। सर स्वाति मालीवाल पर सर बड़ी जल्दी एक्शन में आ गई पुलिस। सर तारीफ करनी पड़ेगी, दिल्ली पुलिस जो है वो बाकी प्रदेशों की पुलिस से सर वाकई में मान गए। और सभी पैनलिस्ट साथियों को और देश की जनता को अयोध्या की धरती से मेरी तरफ से जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, आम आदमी पार्टी पे क्या ही बोले, मैं कहता हूँ ये राजनेताओं का संगठन नहीं, मच्छरों का एक पूरा ग्रुप है। वो पहले क्या कहते थे, आप क्या करते हैं, आप सब देखते हैं। स्वाति मालीवाल से ही कांग्रेस पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी कंफ्यूज है। संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि स्वाति मालीवाल से सिर्फ अभद्रता हुई। आपसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती हैं कि उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं। तो दो बड़े नेता दो तरीके की बातें करते हैं। अब ये कौन उसमें, या तो संजय सिंह झूठ बोल रहे हैं या तो आपसी झूठ बोल रही है। दिल्ली पुलिस की तारीफ भी कर दीजिए सर। अब आ जाते हैं सर, आ जाते हैं इस पे। और आपने बात की स्वाति मालीवाल पे क्यों? स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, हाँ, जो इस समय राज्यसभा की सांसद है। हाँ, अगर उनको भी राज्य सुरक्षा नहीं उपलब्ध करवा पा रहा है तो नागरिकों के बीच में अविश्वास का भाव पैदा हो जाएगा। उस अविश्वास का भाव न पैदा हो, इसलिए कार्रवाई की गई। दूसरी बात तो इन्होंने कहा कि मुद्दों वाली बात, इस देश में भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर ही चुनाव लड़ रही है। तभी वो पिछले जो लोग, मुझे इतना याद तो नहीं है सर, क्योंकि याददाश्त थोड़ी मेरी कमजोर है, उस पर मैं काम कर रहा हूं कि याददाश्त मेरी मजबूत हो जाए। लेकिन बात शायद 2015, 16 या 17 की लमसम है सर, कुलदीप सेंगर वाला जब मैटर सामने आया था सर, हम लोगों को 10 दिन लगातार इस पर चर्चा, बहस, आवाज उठानी पड़ गई थी ना। तब सर कानों में आवाज पहुंची थी लोगों के कि हाँ ऐसा भी कुछ मामला है। शिकायत कुछ नहीं है सर, शिकायत बस ये है कि ये पक्षपात जो हो जाता है ना सर, इंसाफ इनको भी मिलना चाहिए, इंसाफ इनको भी मिलना चाहिए। नहीं, मैं जवाब तो सुनिए। आप कुलदीप सिंह सेंगर कहाँ हैं? बात सर कहाँ की नहीं, बात सिर्फ देरी की है, बात सिर्फ देरी और तेजी की है। ना अपराधी था, उसको जेल हुई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उम्र कैद की सजा दी, हमारी ही सरकार में हुआ। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप अपराध करेंगे और अगर आपका अपराध क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के सरकार का है तो आप बचते नहीं जाएंगे। आपको कानून का सामना करना पड़ेगा। आप कितनी भी बड़ी शख्सियत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कानून के समक्ष कानूनी बाध्यताओं का पालन करते हुए आपको जो भी दंड मिलना वो मिलेगा। वो इसके लिए निश्चिंत रहिए। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर तेजी की और देरी की है सर, मैं और कुछ नहीं। कह रहा हूं, अब सुनिए तो, हमारे देश का संविधान, हाल ही का उदाहरण ले लीजिए। खैर, चूंकि चर्चा ही जब स्वाति मालीवाल पर हो गई है, हालांकि ज्यादा देर इस पर बहस नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मुझे 5वें चरण के रण पर जाना है। अभी सर बृजभूषण शरण सिंह का भी मामला सबके सामने ही है, कितने दिन जंतर मंतर पर सब कुछ चलता रहा। अब सर छोड़िए, क्या ही कहा जाए उस पर। इतनी तेजी अगर उस समय दिखा दी गई होती ना तो सैल्यूट करते सर हम जवाब को। सुनिए तो जवाब ले लीजिए। अब आप कहेंगे बृजभूषण शरण कहाँ है? अरे भाई सुनिए तो, जवाब तो सुन लीजिए। बृजभूषण सिंह पर चार्जेस फ्रेम हुए कि नहीं हुए? उनका मामला न्यायालय के समक्ष है कि नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी का बात सर देखिए, देर से मेरा न्याय जो होता है ना, देर से मेरा न्याय अन्याय समान होता है सर। नहीं, देर से मेरा न्याय अन्याय समान होता है, इस बात को समझिएगा। आ रहा हूँ आपके पास बस। नहीं, अभी मेरी बात कंप्लीट हो जाए, मेरी बात कंप्लीट सर। अभी फिर आ जाऊंगा दोबारा, नेक्स्ट में आ जाऊंगा सर। आपने 9 मिनट दिए थे रमन सिंह आजाद को, 19 पर मैंने बोलना शुरू किया। अब सर आप ये मत कहिए सर,
प्लीज। नहीं, मुझे 4 मिनट भी नहीं मिला। अरे मैं ये कह रहा नहीं, हूँ मैं बिल्कुल कैसे ले सकता हूँ, तू कर सकता। आप ब्रजभूषण पर बोलिए, ब्रजभूषण पर जवाब दूंगा। चलिए ठीक है, आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से करिए। गिरफ्तारी नहीं हुई, क्यों जल्दी से बोलिए। रतन भाई के पास शकील अहमद जी बैठे, सबसे वरिष्ठ ब्रजभूषण पर चार्जेस फ्रेम हुए, वो उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है, कोर्ट उसकी सुनवाई करेगी। कुलदीप सिंह मामले करने की कार्रवाई क्यों नहीं होती? रमन जी आपके बीच में मैं नहीं कूदा, शांति से सुनिए ना, सुनिए ना, आइए ना, क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, देश की पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठे, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। स्वाति मालीवाल पर संजय सिंह आप बोल रहे हैं। आप रुक जाइए, आप 1 सेकंड रुक जाइए। 2 जवान हमारे साथ और बैठे हुए। रत्नेश भाई देखिए, रत्नेश भाई प्लीज मेरी रिक्वेस्ट, अरे मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए, रत्नेश भाई आप ये सोच लीजिए कि आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाइए। नहीं, अरे मेरी रिक्वेस्ट तो मान लीजिए आप। अरे भाई मैं बोलने लगा तो बीच में कूद गए। अरे मेरी रिक्वेस्ट, अरे हाथ जोड़ लूं? नहीं, आप मैं कह रहा हूं सर 1 सेकंड रुक जाइए। आ रहा हूं रत्नेश भाई, आ रहा हूं आपके पास, रुक जाइए। ना 1 सेकंड, रिक्वेस्ट है, प्लीज ऑडियो डाउन कर दीजिए आप। रत्नेश भाई आपने प्लीज रिक्वेस्ट तो, अरे कम से कम बात तो मान लिया करिए सर। रतन भाई, क्योंकि आप शकील जी सर मैं आपके पास आ रहा हूं, बस प्लीज नाराज मत होइएगा, मैं आपके पास आ रहा हूं। रतन भाई आपसे जब शुरुआत कर रहे हैं तो कुछ अलग ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि मोहब्बत की दुकान की जब बात की जाती है तो एक शायरी ये भी है कि फूलों की दुकान खोलो और खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। सर कल एक बड़ा रण है सर, अग्नि परीक्षा, और कितनी मुश्किल है ये, कितनी कठिन नजर आ रही है। देखिए अजितेश मिश्रा जी, सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूं, सारे मित्रों को नमस्कार करता हूं। देखिए ये जो रण है, और इस रण में जीत सच्चाई की होगी, जीत ईमानदारी की होगी, जीत मोहब्बत की होगी। लेकिन 10 वर्षों में इस देश में जो नफरत का बाजार बनाया गया, नफरत के बाजार को सजाया गया, उस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया। उसी प्रकार कल जो अमेठी और रायबरेली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम राज्यों में मतदान हो रहा है। देश की जनता आज रात को बहुत विचार विमर्श करने के बाद मतदान करेगी। वो मतदान करने जाने से पहले अपने गैस सिलेंडर को प्रणाम तो जरूर करेगी। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि जब वोट देने जाना तो अपने गैस सिलेंडर को प्रणाम करके जाना। और जब युवा वोट करने जाएंगे अजितेश मिश्रा जी, जब युवा भी वोट करने जाएंगे तो वह 2 करोड़ रोजगार को अपने ध्यान में लेके जाएंगे, और महिलाएं जब वोट करने जाएंगी तो 15-15 लाख रुपए की जो झांसे थे उससे अपने दिमाग में लेके जाएंगे। रत्नेश मिश्रा बड़े अच्छे प्रवक्ता है। जब वो कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे तो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को कपड़े फाड़ फाड़ के गाली देते थे, पानी पी पी के कोसते थे, और नरेंद्र मोदी के ऐसे प्रहार करते थे कि मैं बयां भी नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ चंद रुपए की वजह से हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें खरीद लिया हो। आज वो कांग्रेस की कांग्रेस पार्टी को पानी पी पी के आलोचना करें, कांग्रेस पार्टी को पानी पी पी के कोसे, लेकिन इन्हें भूलना नहीं चाहिए, इन्हें ये नहीं भूलना चाहिए इनकी उत्पत्ति जो है इसी कांग्रेस पार्टी से हुई है। और जिस माँ के कोख से हम जन्म लेते हैं उस माँ के ऊपर हम कभी उंगली नहीं उठा सकते। भगवान श्री कृष्ण की भी 2 माँ थी, दोनों को मान सम्मान मिला था। मैं एक ही चीज कहूंगा रत्नेश मिश्रा को, अच्छे वक्ता है, अच्छे वक्ता की तरह अपनी बात रखेंगे तो अच्छा लगेगा। एक कुलदीप सेंगर की बात कर रहे थे, ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात कर रहे थे, लेकिन कुलदीप सेंगर का जो मामला था वो कांग्रेस पार्टी ने उठाया था, इंडिया अलायंस के लोगों ने उठाया था, तब जाके उसे सजा हुई। ब्रिजभूषण शरण सिंह पास्को एक्ट के तहत उसके मुकदमा होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी, पूरी मोदी सरकार उसे बचाती रही। लेकिन अगर लड़ाई में उतरी तो प्रियंका जी उतरी, अरविंद केजरीवाल उतरे, कांग्रेस पार्टी उतरी,
तब जाके बच्चियों को न्याय लगभग मिला। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पिछले 10 वर्षों तक इस देश की लड़ाई लड़ी है और पूरा विश्वास है अजितेश जी, कल आने वाले समय में जो 5वां चरण का मतदान हो रहा है, सारी की सारी सीट हम जीतेंगे। रतन भाई, लेकिन आप सड़क पर नहीं उतरे स्वाति मालीवाल के लिए। स्वाति मालीवाल के लिए तो प्रियंका गांधी ने अपना स्टेटमेंट दिया कि महिलाओं के लिए हरदम हम हरदम खड़े हैं, चाहे वो अपनी पार्टी का मामला हो, अपने अलायंस का मामला हो, चाहे कहीं का मामला हो। नहीं सर, महिलाओं के सम्मान में चूंकि जब महिला पहलवानों की बात हो रही थी उस समय सर मैंने देखा था कांग्रेस पूरी सड़कों पर थी इंसाफ दिलाने के लिए, और चूंकि 2 से 3 दिन हो गए इस पूरे घटनाक्रम को घटे हुए, अभी तक सिर्फ एक प्रतिक्रिया आई है, कांग्रेस सड़कों पर नहीं है सर, क्योंकि साथी का मामला है ना सर। नहीं, बिल्कुल नहीं अजितेश भाई, कल परसों 2 से 3 दिन में देखिए, अगर वाकई में उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो प्रियंका जी राहुल गांधी सड़क पे दिखाई देंगे। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आप प्रदर्शन करेंगे आम आदमी पार्टी के खिलाफ? हम महिलाओं के सम्मान के लिए प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। अरविंद केजरीवाल जी तो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के अंदर आखिरी कील ठोकने के लिए जेल से बाहर आए हैं और 21 दिन में भारतीय जनता पार्टी की लंका को जला के 2 तारीख को जेल में वापस चले जाएंगे। चलिए अब मैं शकील अहमद जी के पास आता हूं, उसके बाद रत्नेश भाई अपनी बात पूरी करिएगा आप। शकील अहमद जी चूंकि समाजवादी पार्टी से हैं, वरिष्ठ नेता हैं, शकील अहमद जी चूंकि आज जब मैं सबसे शुरुआत कर रहा हूं तो कुछ ना कुछ लाइन कहकर ही शुरुआत कर रहा हूं, आज मैंने तैयारी की है थोड़ी, तो आपके लिए सर ये पूछना चाहता हूं, ये जो धुआं जो कुछ घरों से उठ रहा है न पूरे शहर पर छाए, तो कहना कि दरअसल जब अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो केजरीवाल जी ने, चूंकि वो उनकी अपनी एक एसआईटी है जो उनको अलग अलग जानकारी देती है जिससे वो खुलासा कर देते हैं, उन्होंने जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर कहा कि ये 2 महीने वाली बात, तो अखिलेश यादव जी की तरफ से न तो हाँ हुई न ना हुई। आप कितना सहमत हैं इस बात से? क्योंकि चुनाव का मसला है और चूंकि चुनाव में ये मुद्दा भी बना है और अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया है। सर सभी को बहुत बहुत नमस्कार। अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज के तारीख में एक सर्वमान्य नेता हैं। उन्होंने अगर बयान दिया है तो निश्चित तौर से उसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई जरूर नजर आ रही है। बहुत ज्यादा इस पे मैं इसलिए नहीं बोल सकता हूं कि इस मुद्दे पर हम लोग जो समझौता करके चुनाव लड़ रहे हैं, इस पे कोई मिनिमम हमारा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं बना हुआ है कि उस बात पे हम बहुत ज्यादा अपना बयान जारी करें। और बहुत सारे मुद्दों पर जो बात अभी चल रही है, जैसे स्वाति मालीवाल जी पे बात आ रही है, तो महिलाओं के साथ तो हम लोग खड़े हैं, इसमें कोई दोहराय नहीं है। लेकिन मणिपुर की महिलाओं के साथ जो है, अभी जो महोदय कह रहे थे कि 3 दिन हो गया या कल प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल जी ने किया, तो उसमें किसी ने कुछ नहीं कहा। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या मणिपुर की घटना ये भूल गए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार 4 महीने कुछ नहीं बोले मणिपुर की महिलाओं के बारे में? बिल्कुल, सालों साल क्या कहते हैं, हमारी देश की वो बेटियां जिन बेटियों ने देश को ला करके गोल्ड मेडल और क्या कहते हैं कांस्य मेडल हमको देती हैं, सिल्वर मेडल हमको देती हैं, जिससे हमें गर्व होता है, देश को गर्व होता है। जब वो बेटियां रो रही थी, नाक रगड़ रही थी, इनके एक सांसद के खिलाफ जो है वो अपनी पीड़ा बयान कर रही थी, तो उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने या अमित शाह जी ने कुछ नहीं कहा, तो उस पर इनका क्या कहना है? हाँ चलिए, ये हमसे हम पूछ लेंगे, ये हमसे हम पूछ लेंगे सर। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल इस बात को कह रहे थे अखिलेश यादव के साथ बैठकर कि जो नरेंद्र मोदी के करीब आना चाहा या उनके कद के बराबर आना चाहा, तो उन्होंने उनको साइडलाइन कर दिया। सर घटना तो देखिए, चूंकि आप एक चुनाव भी लड़ चुके हैं, राजनीति को बहुत अच्छे समझते हैं, यही सवाल भारतीय जनता पार्टी ने भी पूछ दिया और उन्होंने कह दिया कि दरअसल जब एक कार्यक्रम हुआ था लखनऊ के अंदर 2017 के चुनाव से ठीक पहले, जिसमें खुद ही ऐलान कर दिया गया था कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे पिताजी अब संरक्षक और चाचा जो हैं वो चुनाव लड़ो, बस कोई पद नहीं है। ये सर क्या था? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नेताजी हमारे जो मतलब यह है कि धरती पुत्र कहे जाते थे,
नेताजी का राजनीति में जो पदार्पण हुआ था, नेताजी के द्वारा किए हुए काम को, उनके द्वारा जो पीडीए के लोगों के किए हुए काम को, गरीबों को, मजलूमों को, बेसहारों को, कमजोरों को, नहीं सर, जो अखिलेश यादव ने किया था मैं उस पर पूछ रहा हूं सर। इसी मुद्दे पे आ रहा हूं मैं। उस बात को कहीं हम मना नहीं कर सकते हैं, कहीं इग्नोर नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे माननीय अखिलेश यादव जी उन्हीं के बेटे हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस समय क्या कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, कहीं ना कहीं उनकी जरूरत थी उस समय इस प्रदेश को, इस देश को, कि अखिलेश जी इस पार्टी की कमान को संभालें। और उस समय उन्होंने इतनी मेहनत किया था, मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, काम को बहुत अच्छी तरीके से, पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से समझते थे। तो मेरा ये मानना है यादव से ज्यादा समझते थे सर जी, अपने चाचा से ज्यादा पार्टी को समझते थे वो, उस आदमी से ज्यादा बेहतर समझते थे, जिस आदमी ने उनके पिताजी के साथ कदम से कदम मिलाकर राजनीति की हो। इसमें कोई दोहरा नहीं है कि चाचा बहुत अनुभवी थे, लेकिन इसमें भी कोई दोहरा नहीं है कि अखिलेश यादव सर सत्ता पाने की होती है और अपने हाथ में कमान पाने की होती है सर, और यही राजनीति है। उस पर मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन चूंकि जब दो लोग कल बैठे थे, मतलब इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अखिलेश यादव और केजरीवाल, तो मुझे याद आ गया, इसलिए मैंने आपसे सिर्फ पूछ लिया। अब रत्नेश मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। सत्ता पाने की कोई लालच नहीं थी, निश्चित तौर से। हाँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी विकल्प के तौर पर युवा नेता थे, और उनको ही विकल्प के तौर पर देखा जा रहा था। हाँ। राष्ट्रीय हमारे मतलब एक नेता शिवपाल जी के तजुर्बे को हम कम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऊर्जा ज्यादा 2019 के चुनाव में जब शिवपाल यादव ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा दिया तो चाचा जी आ गए पार्टी में। खैर आ रहा हूँ शकील जी, कोई बाईपास का रास्ता उन्होंने नहीं लिया। आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। रत्नेश मिश्रा जी अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद चूंकि अब जो चर्चा है और मुझे भी और कहने दिया जाए। आप तो 2-3 मिनट में खाली बात को, अरविंद जी की बात को और इस बात पे क्या कहते लाकर उठा दिया आपने मुझे। चलिए आप बोलिए सर, मैं ये सबकी शिकायत रहती है मुझसे, माफी चाहता हूँ। बोलिए, चलिए आप बोलिए जी, बोलिए सर, बोलिए। कितना लंबा फिलवाएंगे भाई साहब? जी शकील जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है जी, आ रहा हूँ सर आपके पास। रत्नेश भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर सर आ जा रहा हूँ, आपकी शिकायत दूर कर दूंगा मैं। जी रत्नेश भाई। देखिए, पहली बात तो ये कि रतन तिवारी जी को इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि वो मेरे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करें। नहीं, वो मना कर दिया था सर उनको। सुने, खैर कोई बात भी नहीं है, ये तो इनके नेता का भी चरित्र है, इनकी पार्टी का भी चरित्र है। व्यक्तिगत हमले करते ही करते हैं, क्योंकि इनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिखा दिया है मिश्रा जी कि व्यक्तिगत हमला कैसे किया जाता है। अच्छा, एक बात जरूर मैं बोलना चाहूंगा, फिर आप लोग लड़िएगा आपस में, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात मुझे भी काफी लंबे अरसे से रतन भाई इस चीज की शिकायत थी। मेरी शिकायत ये थी कि कांग्रेस जो है चूंकि ज्यादा समय सत्ता में रही, विपक्ष में कम रही, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में रहने का अच्छा खासा अनुभव था, लेकिन हाँ अब मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वो सीख गई है, और ये भारतीय जनता पार्टी से सीखी है। अब रत्नेश भाई बोलिए। देखिए, पहली बात तो है कि रतन तिवारी जी बीच में मेडर की तरफ खुदकना बंद करें, क्योंकि ये तीनों लोग बोले मैं बीच में नहीं दूंगा। नहीं, बोलिए सर, बोलिए। अब देखिए, इनको कोई अधिकार नहीं है कि मेरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी करें, क्योंकि हाँ मैं बिका हूँ रतन जी, बिल्कुल बिका हूँ, प्रभु श्री राम के प्रेम में बिका हूँ। इनकी जो प्रतीक्षा को वापस किया हमारी सरकार ने, उसमें बिका हूँ। मैं अपने धार्मिक सांस्कृतिक प्रतीक के लिए बिका हूँ, मैं अपने उस धर्म के लिए बिका हूँ जिससे मेरे क्या कहते हैं सारी की सारी आइडेंटिटी मेरी जिससे है। मेरी पॉलिटिकल आइडेंटिटी चेंज हो सकती है, लेकिन मेरी रिलीजियस आइडेंटिटी एक सनातन हिंदू की थी, है और रहेगी, उसको कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। अब आ जाते हैं, उन लोगों को कतई अधिकार नहीं है मुझसे सवाल पूछने का, जो लोग भगवान राम के अस्तित्व को नकार देते हैं, जो लोग प्रभु श्री राम को रामायण को काल्पनिक बताते हैं। कांग्रेस पार्टी में क्या कर रहे थे तब? फिर आप चिल्लाने लगे। उस समय कांग्रेस पार्टी में क्या कर रहे थे? हम भैया आपका सत्यानाश कर रहे थे, आप नहीं समझ पाए, आपको निपटा रहे थे। भाजपा का सत्यानाश करने गए हैं आप, भारतीय जनता पार्टी का सत्यानाश करने गए हैं मिश्रा जी। देखिए अजितेश जी, यहाँ पे तो हम आपको रतन भाई एक बार बोल लेने दीजिए उनको, बोल लेने सत्यानाश करने गए थे। हाँ,
सुनिए, देखिए रमन जी आ रहा हूं आपके पास में, बस आप बता रहा हूं। आप मेढक की तरह ऐसे खुदेसिए रतन भाई, कूदिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 4 तारीख के बाद आपको खत्म है, टाटा बाय बाय, ऑफ है, मुलाकात 4 कर के लेंगे बाद इसी आप चैनल कुछ पे, नहीं पाएंगे। इसी चैनल पे हम दोनों आपका जो कृत्य है, 4 तारीख के बाद कौन खत्म होता है, आपका कौन ये जो रहता है, चरित्र है, ये किसका देश की सत्यानाश जनता होता देख है, रही है कि जो लोग भगवान का होने पुजारी है, के बाद भी कौन भगवान का पुजारी है, बोलने नहीं देते, वो सत्ता में आ जाएंगे, भगवान क्या श्री करेंगे? राम के दूसरी बात, सारी लोग, दूसरी बात, भगवान श्री राम का नाम करके नैया पार कराने वाले लोग, भगवान श्री राम के सहारे चुनाव लड़ने वाले लोग आज टीवी अरे भैया, राम के सहारे तो पूरा संसार करता है, खंडन कर रहे हैं। राम के सहारे तो पूरा संसार करता है। आप नहीं भगवान श्री राम हृदय में विराजते हैं, भगवान श्री राम धरती पे विराजमान है। राम का सहारा है, सलाम आनी चाहिए राम का सहारा है, भगवान राम को लाने की हैसियत आप लोगों को, जिनको राम का सहारा नहीं चाहिए, उनको राम का सहारा है। भगवान श्री राम ने हमारा रखा है, भगवान श्री राम का सहारा तो पूरे विश्व का है, उनका व्यापारीकरण नहीं करते, उनके नाम को लेकर हम चुनाव मैदान में नहीं जाए। उन लोगों को भगवान में आने का कोई अधिकार नहीं है। अभी भी रतन जी सुधर जाइए, रतन जी सुधर जाइए, अब तो राम को स्वीकार सुधरने की जरूरत आपको है। ठीक है, दूसरी बात रत्नेश भाई, प्लीज पानी सर आप बता दो आपको कितना समय बोलना है सर, फिर मैं उसी हिसाब से और भी लोग है ना सर फिर। नहीं सर, देखने में कितना मत खुद खुआई ना, मैं यहाँ कुत्तों वाली भावों करने नहीं आता। अरे सर इस तरह की भाषा इस्तेमाल मत करिए। नहीं ना देखिए ना भाषा इस तरह की इस्तेमाल ना करें आप प्लीज रत्नेश भाई। देखिए मैं गंभीर मुद्दों पर भी बहुत लाइट मोड पे कोशिश करता हूँ कि चर्चा हो, बहस ना हो, लेकिन इस तरह के शब्द इस्तेमाल ना करें। नहीं अजितेश भाई, तीनों टाइम मैनेजमेंट भी होता है सर, नहीं टाइम मैनेजमेंट भी होता है, हमारे पास लिमिटेड समय है सर, उसकी कीमत समझे आप। बात कुछ करना पड़ेगा। शकील जी मैं आ रहा हूँ, शकील जी आप ही के पास आ रहा हूँ। रत्नेश भाई रुक जाइए आप। नहीं अरे आपके सीनियर लीडर बैठे हैं सर, उनकी रिस्पेक्ट कर लीजिए थोड़ी। आप बोल रहे हैं इतनी देर से सर, मुझे काम करने गए हैं। बस आ रहा हूं, माफी के साथ आ रहा हूं, रमन भाई आ रहा हूँ, आप 10 सेकंड ले लीजिए। आप सभी से माफी मांगूंगा, मैं रत्नेश भाई को 10 सेकंड और दे दो। आप पूरी डिबेट ज्वाइन करा दीजिएगा। मैंने तीनों प्रवक्ताओं के बोलते हुए समय में इंटरप्शन नहीं किया, लेकिन जैसे मैंने बोलना शुरू किया, रतन तिवारी भी मेढक की तरह खुदक गए, रमन सिंह आजाद भी खुदक गए और वरिष्ठ सपा नेता भी खुदक गए। तीनों में डर है कि भाजपा का एक अकेला सिपाही अगर उसको तुम लोग इंटरप्ट नहीं करोगे तो तुमको यहाँ पर नंगा करके जाएगा, तुम्हारी असलियत देश को बता के जाएगा। क्या कर रहे हैं आप, क्या कहते हैं आप बता, आप क्या कह रहे हैं? अरे भाई, नंगा हिंदी का शब्द है, प्लीज हमारी बात चलिए आपके पास रत्नेश भाई सत्यानाश करने के आप टेंशन मत लीजिए, बैलेंस करने के लिए मैं हूं। और ये बात जो तीनों सम्मानित लोग हैं, रतन जी भी है, रमन जी भी और जो शकील जी भी हैं, ये अगर आप अकेले पढ़ेंगे तो अगर सही बात कह रहे हैं तो मैं साथ दूंगा, ये लोग जानते हैं इस बात को, अगर आप सही बात कह रहे होंगे तो, वरना नहीं दूंगा। रमन भाई आपके पास आ रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा मैं शकील अहमद जी के पास चलूंगा क्योंकि उनको बहुत कम समय मिला। जी शकील अहमद जी बोलिए, अपनी बात आप पूरी रखिए, आपको पर्याप्त समय दूंगा, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि देश आज कहां खड़ा हुआ है? भुखमरी के कगार पर जो है भुखमरी। सुनिए मेरी बात, आप बीच में मत करिए। आप बोल रहे थे रत्नेश जी, मैं कह रहा था रत्नेश जी पहले सुनिए कहाँ पे खड़ा यादव की फोटो पे आप क्या बोलेंगे भैया? इस पे भी तो बोला भैया मेरे, क्या दिखा रहे हैं? फोटो। अरे सर ये सब मत दिखाइए हमारे आप। अरे भैया इस पे भी तो मत दिखाइए, समाजवादी मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री जी समाजवादी जवाब दीजिए मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे थे कि देश के रुपया की वैल्यू कम होती है, इस बारे होता है। एक सेकंड रोकना चाहता हूँ सबको, एक सेकंड सबको रोकना चाहता हूँ। शकील जी
एक सेकंड सर, जरा रुक जाइए क्योंकि बहस भटक रही है। एक सेकंड में जरा कुछ कहना चाहता हूं, एक सेकंड सर। रत्नेश भाई जरा देखिए, हटाइए ये मोबाइल, नीचे करिए, इसको बंद करिए। इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला। रत्नेश भाई सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए। अरे बात तो सुनिए एक बारी। मैं तो पूछूंगा। अरे आप चलो फोटो दिखा लो। अब क्या हो जाएगा? दिखा ली फोटो आपने? नहीं, मेरा अधिकार है, इस पर भी दबाव दे सकता। अरे मैं कह रहा हूं क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? ना, ये तो भाई बड़ा है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का मामला था, तो व्यक्ति में उसकी फोटो नहीं दिख रही है। अरे मैं ये कह रहा, रत्नेश भाई क्या कर रहे हैं आप? क्यों स्तर गिरा रहे हैं बहस का? इनको म्यूट करिए जरा, थोड़ी देर म्यूट करिए। नहीं, आप इस तरह से नहीं होती चर्चा। मैं तो एक और बात कहना चाहता हूं, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। डिबेट का एक स्तर होता है, बहस का एक स्तर होता है। ये फोटोज वीडियोस जो है ना, ये आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, वहां पर दिखाइए जिसको दिखाना है, और वो वीडियो भी दिखाइएगा बंगारू लक्ष्मण जी का। वो वीडियोस वायरल भी है जो कर्नाटक में आप ही के सहयोगी प्रत्याशी हैं, वो भी बहुत वायरल हो रहे हैं आजकल। लोग ढूंढ रहे हैं तो मिल रहे हैं। वो दिखाएंगे आप जरा? आप दिखाएंगे रत्नेश जी? लबन्ना पे दिखाएंगे रत्नेश जी वो कर्नाटक वाले वीडियो दिखाएंगे क्या? कर्नाटक वाले वीडियो दिखाएंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, क्यों नहीं गिरफ्तार करता है? तो इनका मुख्यमंत्री उसका जवाब नहीं देता। प्रत्याशी किसका है? प्रत्याशी किसके हैं? हमारे प्रत्याशी बनने के बाद उनके वीडियो वायरल हुए हैं। हुए ना? बनने के पहले नहीं वायरल हुए ना? एडिटेड वीडियो तो नहीं है ना? लेकिन बहस में इन सब चीजों को नहीं दिखाया जाता। इन सब चीजों को नहीं दिखाया जाता है। मैं तो आदित्य यादव पे सवाल पूछूंगा। अभी रतन भाई अगर कहने लग जाए, अभी रतन भाई अगर ये कहे कि हेलीकॉप्टर से आया हूं वाया रोड, तो आप क्या कहोगे? अरे ये स्तर नहीं होता बहस का। अभी उनसे अब रुक जाइए, अब म्यूट कर दीजिए इनको, चर्चा आगे बढ़ाओ। पूरी लोग सोच रहे होंगे क्या चल क्या रहा है टीवी पर। म्यूट कर दीजिए इनको। रमन जी अब मेरा सवाल चूंकि ये है, और अगर बुरा लगे तो प्लीज सॉरी पहले बोल देते हैं। को म्यूट कर दीजिए। सब ठीक ठाक है। शकील जी आ रहा कहना चाह रहे हैं आप? शकील जी आ रहा हूं। रमन भाई मतलब अगर मतलब सवाल बुरा लगे तो माफी चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि ये जो साथ है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, क्योंकि दिल्ली में चुनाव और साथ में लड़ रहे हैं, ये साथ अभी लोकसभा चुनाव तक है या विधानसभा चुनाव में भी साथ रहेगा या आगे अभी तय होगा? इसको लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। देखिए सर जी, जो रत्नेश जी की बौखलाहट है वो सिर्फ इनकी नहीं है। मैं आपके सवाल पर आता हूं, पर एक लाइन इनके लिए जरूर बोल दूंगा। इनको म्यूट कर दीजिए अल्पेश जी। सर म्यूट है ये। इनकी अकेले की बौखलाहट नहीं है, ये बौखलाहट इनके नेता पर भी दिखती है, उनकी भाषा शैली पर भी दिखती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पूरा आभास हो चुका है कि हमारी सत्ता अब जा रही है। तो ये जो भाषा के स्तर पर जो गिरावट आप देख रहे हैं अभी इनके प्रवक्ता पर, सिर्फ ये अकेले इनकी समस्या नहीं, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की समस्या है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन मुद्दों पर हुआ है। आगे के चुनावों में भी अगर बात बढ़ती है और सामंजस्य बनता है तो बिल्कुल हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सिर्फ बात लोकसभा चुनाव तक नहीं है, आगे भी अगर विधानसभा चुनाव के स्तर पर, वो हालांकि इन चुनावों के बाद की बात है, अभी उस पर बहुत ज्यादा कुछ बोलना प्रयुक्ति होगी, लेकिन अभी जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है, जो भी इंडिया गठबंधन के सारे दल जी उनमें ठीक है रमन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा सामंजस्य है। रमन भाई एक्चुअली इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि जो शकील अहमद जी हमारे साथ, इनको कहीं जाना भी है और चूंकि बोलने का बहुत कम मौका मिला है, तो एक बार उनको मैं एक तो सवाल उनसे जरूरी है जो कर लेता हूं। आपसे भी चूंकि यही सवाल था शकील अहमद जी, क्योंकि आज हमारे साथ आप चर्चा में जुड़े, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जो पूरी सियासत है, चूंकि 14 सीटों पर वोटिंग है 5वें चरण में, और इन 14 सीटों के अगर हम 2019 के आंकड़ों की बात करें तो कुछ खास है नहीं। फिलहाल कितना कॉन्फिडेंट नजर आते हैं आप इन पर? जो उत्तर प्रदेश की 14 सीटों का चुनाव कल हो रहा है, इसमें हम कम से कम 10 सीटें जीतने जा रहे हैं, और ये मेरा कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये आप देख लीजिए कि जो फूलपुर में आज घटना घटी,
जितना उम्मीद थी लोगों को कि वहां पर लोग एकत्रित होंगे, वहां पर मतलब ये कि जनता एकत्रित होगी, उसकी 4 गुना ज्यादा जनता वहां पर एकत्रित हो गई। ये जो जन सैलाब ये बता रहा है कि कल का चुनाव का रिजल्ट क्या आने जा रहा है। और अगर ये कोई सोचे कि बड़े बड़े नेता कल के चुनाव में है, राजनाथ सिंह है, स्मृति ईरानी जी हैं, बृजभूषण शरण के बेटे हैं, तो आप जान लीजिए कि देश इस बात का गवाह है कि जब भी क्या कहते हैं हवा बयार किसी के खिलाफ बहती है तो बड़े बड़े नेता उसमें चुनाव हार जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हारे हुए हैं, इंदिरा गांधी जी भी हारी हुई हैं, राहुल गांधी जी भी हारे हुए हैं। तो आप देख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश की 14 सीटों में सर, लेकिन अटल जी की सरकार जब गई थी सर, तो जनता के सामने एक ऑप्शन थी कांग्रेस, ठीक है ना सर, मेरी बात समझिएगा। और चूंकि जब आप चुनाव में हैं, तो अभी आप थोड़ी देर पहले खुद ही आप कह रहे थे कि हम अभी तक आप लोग का कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना ही नहीं है, तो जनता इसे कैसे तय करेगी कि सर जो इन्हें आपको अब माने कि दरअसल ये हमारे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन आपका तो कोई अभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है ही नहीं साथ वाला। आपका घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश के लिए अलग है, कांग्रेस का घोषणा पत्र अलग है। देखिए, आज की जो जरूरत है इस देश को संभालने की, इस देश में जो युवा हैं उनको रोजगार देने की, इस देश में जो हम लोग हैं हमारे बच्चों के भविष्य को सुधारने की, नहीं इस देश को विकास घोषणा पत्र लागू कैसे करेंगे? अलग अलग करेंगे क्या? उत्तर प्रदेश में आप अलग करेंगे? आज जब देश तराई तराई कर रहा है, आज जब देश ये कह रहा है, मैं इनको कहना चाहता हूं कि ये बात तय है नहीं शाम को सवेरे तक ये तीरगी का तसलसल जरूर टूटेगा। और पंडित जी, आपको अपमान हो कि ना हो, मेरा यकीन है तेरा आपका जरूर ये टूटेगा जो आप इस घमंड में बात कर रहे थे। जिस तरीके से आप चिल्ला रहे हैं, इस तरीके से चिल्लाहट आपकी बौखलाहट जो बता रही है कि देश आपके हाथ से छूट रहा है। और 400 पार का जो आपने नारा दिया, जो संविधान बदलने की बात आपके नेताओं ने कही, आपने सांसदों ने कही, इसको पीडीए ने समझा, इसके लोगों ने समझा, लोगों ने समझ लिया कि बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए संविधान को बदल करके आप लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। ऐसा आप कतई नहीं करने पाएंगे। इस गंभीरता को राहुल गांधी जी ने समझा, इस गंभीरता को अखिलेश यादव जी ने समझा, इस गंभीरता को अरविंद केजरीवाल जी ने समझा। पीडीए में ये जो है सर, वो समाजवादी पार्टी नहीं समझ पाई, इसीलिए वो पार्टी इस बात को समझती है। और आगे भी आप देखिएगा कि समाजवादी पार्टी और बाकी देश के नेता जो भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए वो अपना दल कामेरावादी वाली वो जो है वो अलग हो गई। ये कहकर की दरअसल एक पता ही नहीं है, अगड़ा है कि अल्पसंख्यक है, क्या है पता ही नहीं। नेता नरेंद्र मोदी जी ने अपने मित्रों को भेज दिया। चलिए, हम वो नहीं होने देंगे। हाँ ठीक है, हम वो नहीं होने देंगे। ठीक है शकील जी, देश को फिर से हम ढले पे लेकर के आएंगे। ठीक है शकील जी चूंकि हमारे साथ कम समय के लिए थे, शकील जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। आप रमन भाई अपनी बात पूरी करें। आप सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया था, लेकिन इसी वजह से किया था, वो अपनी बात रखें। वाली बात आई थी, मैं उसी पर बात कर रहा था। आपने बताया कि सामंजस्य रहेगा कि नहीं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ चुनाव पर सामंजस्य है, मुद्दों पर भी सामंजस्य है। आप चाहें देश के युवाओं को जिनके अंदर देश की सेवा या सेना में जाने को लेकर जज्बा था, अग्निवीर की योजना की बात करते हैं। पूरे इंडिया गठबंधन के दल एक राय है उसमें कि इस योजना को सरकार में आते ही समाप्त किया जाएगा। चाहे पुरानी पेंशन को लेकर हो, उस पर सभी दल सहमत हैं। किसानों की कर्ज माफी को लेकर हो, उसमें इंडिया गठबंधन के सारे दल एक साथ हैं, एक सहमत हैं। चाहे रोजगार के मुद्दे पर हो, सारे दल इस बात पर सहमत हैं कि भर्तियां निकाली जाएंगी और लोगों को रोजगार, जो युवा हैं जो बेरोजगार हैं, आपके घोषणा पत्र में कुछ ऐसा भी है क्या सर कि जो दिल्ली के अंदर जो चल रहा है बिजली वाला, वो पूरे देश में भी कुछ ऐसा है क्या? आपके घोषणा पत्र में कुछ ऐसा? नहीं, दिल्ली देखिए, जिन मुद्दों पर सहमति है, अगर कुछ मुद्दों पर है तो हो सकता है उसके चुनाव के बाद भी, सरकार बनने के बाद भी उस पर बैठकर बात होगी और क्या योजनाएं लागू की जा सकती हैं जिससे देश के आम जनता ने जो 10 साल जो बदहाली में गुजारे हैं, 10 साल जो आर्थिक तंगी झेली है, बेरोजगारी झेली है, महंगाई झेली है, उससे कैसे जनता को राहत दी जाए। तो कुछ मुद्दे जो छूटे हुए में उनमें चुनाव के बाद सामंजस्य बन सकते हैं। ठीक है रतन भाई, ये अगर मान लीजिए सरकार बन जाती है जैसा कि आप कह रहे हैं, ये ईडी वाली जांच जारी रहेगी या बंद कर दी जाएगी? ये जो तो देश की जनता से एक के साथ एक फ्री वाली जो योजना चल रही थी जिसको लेकर केस वेस हो गया सर। देखिए जितेश मिश्रा जी, ईडी सीबीआई अपना काम करनी चाहिए और ईडी सीबीआई को अपना काम करना भी चाहिए, लेकिन आज एक तानाशाह के इशारे पे ईडी सीबीआई सिर्फ विपक्ष के ऊपर ही कार्रवाई कर रही है। 97% जो ईडी और सीबीआई के रडार पे नेता हैं वो सिर्फ नेता विपक्ष के ही हैं।
तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, ईडी सीबीआई से मुक्ति पालो। अगर मैं नाम गिना लूं अजितेश भाई, तो महाराष्ट्र में प्रताप सरनाईक हो, रविंद्र वाइकर हो, भावना गवली हो, नारायण राणे हो, प्रफुल्ल पटेल हो, छगन भुजबल हो, धनंजय मुंडे हो, नारायण राणे, मतलब तमाम बहुत सारी लिस्ट है। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, अगर बंगाल की बात करूं, असम की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो ऐसे बहुत सारी लिस्ट है जिनके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद सारी ईडी सीबीआई की जांच बंद हो गई। लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो ये मान के चलिए, जो भ्रष्टाचारी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, कार्रवाई उसके ऊपर होगी, निष्पक्ष कार्रवाई होगी, क्योंकि हमने ये 2014 के पहले आम आदमी पार्टी का हो। रतन भाई, ये भी कही है, गलत बात है। हाँ ठीक है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे इंडिया अलायंस का कोई भी साथी हो, जो गलत है उसे गलत बोलने में हम पीछे नहीं हटते, जो सत्य है उसे सत्य कहने में भी हम पीछे नहीं हटते। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के वो कह रहे थे मैं कांग्रेस में गया था तो कांग्रेस का सत्यानाश करने गया था। आज भारतीय जनता पार्टी में बैठकर वो भारतीय जनता पार्टी का सत्यानाश कर रहे हैं। आप देखिए ना, चैनल पे बैठ के वो कुत्ता कह रहे हैं, वो नंगा कर दूंगा कह रहे हैं, और ऐसे अश्लील वीडियो दिखा रहे हैं। दर्शकों को भी शर्म आती होगी। अजितेश भाई, मुझे अपनी आंखें बंद करनी पड़ रही थी, इनको शर्म आनी चाहिए। अगर प्रज्वल रेवन्ना का वीडियो दिखाते तो मुझे अच्छा लगता कि कम से कम अपने पार्टी के नेताओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा दोहरी राजनीति करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। डिबेट का एक स्तर होना चाहिए, डिबेट के स्तर को नहीं गिराना चाहिए। इनकी तरफ से मैं माफी चाहता हूं, आप सबसे मैं माफी चाहता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि ऐसा ना हो, और आप लोग का भरोसा एक पत्रकार के तौर पर बना रहे, इसकी मैं कोशिश करता हूं और करता रहूंगा हमेशा। रत्नेश भाई, लास्ट 30 सेकंड आपके पास है, इसके बाद डिबेट वाइंड अप हो जाएगी, बोलिए। अभिषेक भाई, आपने मेरी एक बात सिद्ध कर दी। कहते हैं लोग तो खतरे में है, विपक्ष के तीनों प्रवक्ता बोल रहे थे, सत्ता पक्ष का प्रवक्ता माइक के विरुद्ध था, लोग तो सुरक्षित तरीके से सिद्ध हो जाता है। दूसरी बात, अगर वो न्यूज शिक्षा साहसी यादव की है तो सवाल क्यों ना पूछा जाए? अगर वो क्या कहते हैं यौन शोषण के आरोप विधि श्रीनिवास है तो क्यों ना पूछा जाए? अगर वो महिला के साथ मारपीट के आरोप अर्जुन केजरीवाल के पेपर है तो क्यों ना पूछा जाए? मैं आशा करूंगा कि बीच में इंटरप्शन नहीं होगा, मैं गलती की चोट पे बोलूंगा। अगर रतन तिवारी बदम है तो रतन तिवारी ये बात भी बोलते कि अंकिता दत्ता इनकी असल प्रदेश हुआ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने जब कहा कि बीबी श्रीनिवास से उनसे यौन शोषण किया तो बीबी श्रीनिवास को कर्नाटक में लाइफ क्लिनिक की सुरक्षा मिली और अंकिता दत्ता को पार्टी से निकाल दिया गया। जब ये दोहरा रवैया अपनाया जाता है तब हमें भी दुख होता है। रत्नेश भाई, समय की कमी है तो हमें भी दुख होता है, और मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं बोला जो बुरा लगता है। व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो व्यक्तिगत टिप्पणी करके जवाब दूंगा, जिस भाषा में समझेंगे कि भाई उसे भाषा में समझाऊंगा। चलिए रत्नेश भाई, समय की कमी है, समय की कमी है, अब आप शांत हो जाइए। थोड़ा समय की कमी है, मोहब्बत से खत्म कर लेते हैं, आराम से खत्म कर लेते हैं सर। अरे रत्नेश भाई, देखिए मुझे पता आपकी बात तो पूरी हो नहीं पाएगी, खैर सुन तो लीजिए एक बारी। म्यूट, अब म्यूट मत करिए, इनको म्यूट मत करिए, म्यूट नहीं किया। अब चलिए, नहीं किया आपको म्यूट। अरे आपकी आवाज आ रही है, सब सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। रत्नेश भाई, ऐसे ही बस ऐसे ही मुस्कुराते रहा करिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहा करिए, मुस्कुराकर अपनी बात कहा करिए। और विपक्ष बोल रहा था रत्नेश भाई, चलिए ठीक है, सुनिए तो मेरी बात सुनिए, खत्म कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। रत्नेश भाई आपका शुक्रिया, रतन भाई आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया, रमन सिंह आजाद जी शुक्रिया आपका, और शकील अहमद जी आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना जरूरी है। न स्याही के दोस्त न सफेदी के दुश्मन, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।